talk to us about chance and destiny. How much of failure is our own failure? How much of success is our own success? Or how much of it is chance and destiny? Are you a product of chance and destiny, or are you a product of your own sense of accomplishment? I'm a product of my hard work. Absolutely. I'll leave you. Thank you, Shekhar. Thank you. I had asked Shekhar that you introduce me. I know that you people have been listening to a lot of people, wonderful people, and you're tired since morning. But I'm like that शादी का घोड़ा, जब तक उसके आगे डांस ना करो तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है. So actors are usually, they get very empowered if somebody claps properly and sort of not tired. So I think in Hindi, so कुछ मेरे जज्बात जो असली हैं वो हिंदी में निकलते हैं. I went to a school which was a Hindi medium school where ABCD was taught in 5th standard. मतलब जब मैं 5th grade में पहुंचा तो ABCD सिखाया गया. When I'm speaking in English, I'm constantly translating and while talking to all of you. So that in itself is a failure in today's world. People are made to feel, who come from Hindi medium school, they are made to feel inferior, I feel. They are made to feel that, oh, देसी है, अच्छा हिंदी में बात कर रहा है, तो इसको ज़्यादा नहीं पता होगा. I've always tried to break that myth. So that was the first failure that I encountered. So why did I choose the topic power of failure? Because I think I am the success story of my failures. My life, I do a play based on my life. It's called कुछ भी हो सकता है. उसकी शुरू की कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगा. मेरा जन्म शिमला में हुआ था, एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में. मेरे माता पिता शादी के बाद कश्मीर से 1953 में शिफ्ट हुए थे. मतलब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का शिफ्ट होना जारी है. तो शिमला मैटरनिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम रेडी रीडिंग हॉस्पिटल, रूम नंबर 3. रात के 9 बजे जब रेडियो पर समाचार आते थे, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए. मेरा जन्म हुआ. मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ थी. अब माँ को तो रहना ही, वरना मुझे जन्म कौन देता. तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ के आंचल में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू. इतना पिताजी भी वहां पहुंच गए. पिताजी को देखकर उस अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी. उन्होंने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा अकड़ कर जवाब दिया, यस बट व्हाई. अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, यू आर जस्ट 19, यू विल हैव मेनी मोर चिल्ड्रन. माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने थोड़ा अकड़ के जवाब दिया, यस बट व्हाई. अंग्रेज नर्स ने तब मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, आई डोंट हैव एनी चाइल्ड, कैन आई प्लीज अडॉप्ट योर सन, प्लीज प्लीज प्लीज, कैन आई अडॉप्ट योर सन. माँ ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए. किसी अंग्रेज को उन्होंने पहली बार गिड़गिड़ाते हुए देखा था. मतलब मैं दुनिया में कदम रखते ही डिमांड में आ गया था. So if you see your life as a film going in front of you at any stage of your life, you will deal with your life as a success story, because nobody wants a failure story. I somehow, coming from a small town, saw my life, even when I was very poor, even when I came from a very poor family, I somehow saw my life as a success story. मैं एक छोटे परिवार में, छोटा मतलब छोटे घर में, गरीब परिवार में पैदा हुआ. हमारे यहाँ 14 लोग थे, 14 लोग, और इतने से जितना ये 1/4 ऑफ द स्टेज है, इतना सा हमारा घर था, और उसमें 14 लोग रहते थे. दादाजी, दादी जी, ताया जी, बुआ जी, उनके बच्चे, और काम करने वाला सिर्फ मेरे फादर थे. उनका पर मंथ तनख्वाह थी 90 रुपीज. 90 रुपीज में 14 लोगों का घर चलता था इन अर्ली 50s, मिड 50s. पर हम सब लोग बड़े खुश थे. तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा, दादाजी हम इतने गरीब हैं, इतने खुश क्यों हैं?
तो दादाजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो मेरे मन से गरीब होना क्या होता है उसका डर चला गया। सिंपल सी बात थी कि उसका डर चला गया। फिर मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। मेरे कभी 38% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं। आप में से 50% से ज्यादा कितने लोगों के आए? मतलब ऑलमोस्ट 100% लोगों के। माय गॉड। 60% से ज्यादा कितने लोगों के आए हैं? माय गॉड 90%। 70% से ज्यादा कितने आए? फिर भी आप नीचे बैठे हो, मैं स्टेज पे खड़ा हूं। तो कुछ तो अच्छा किया मैंने। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दैट। थैंक यू। कुछ तो अच्छा किया है कि आप सब पढ़े लिखे महानुभाव नीचे बैठे हैं और मैं स्टेज पे बैठा हूं 38% लेके मार्क्स। अच्छा, मैं खेल कूद में भी कुछ नहीं था। मैं मतलब एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देख के मेरा पीटी टीचर बोला रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं थी कि जिसके हिसाब से मैं सोच के कहूं कि आज से 50 साल बाद मैं इफी के स्टेज पर एक मास्टर क्लास ले रहा हूँगा जहां मैं पावर ऑफ फेलियर की टॉपिक पे बात कर रहा हूँगा उन लोगों के साथ जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, मगर मेरे अंदर सपने देखने की शक्ति थी। क्योंकि छोटे शहर में जिंदगी गुजरती ही नहीं है, वक्त गुजरता ही नहीं है। छोटे शहर में सब कुछ बड़ा मध्यम सा चलता। मैं शिमला में पड़ा हुआ, तो क्या करता था, मैं सपने देखता था कि कुछ एक दिन बनूंगा। हाउ कैन आई बी डिफरेंट, हाउ कैन आई बी नोटिसेबल। वी ऑल लिव आवर लाइफ टू बी नोटिस्ड। हम चाहते हैं कि हमारी कोई अपनी पहचान हो कि ये लड़का ये बड़ा अच्छा दिखता है, ये लड़की ये अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, वो लड़का सबसे शैतान लड़का है, वो लड़की उसने अच्छे कपड़े पहने हैं। मतलब कोई ना कोई एक पहचान जब आप छोटे बढ़ रहे होते हैं। मेरी कोई पहचान नहीं थी। हमारे पूरे बच्चों के सारे घर में बच्चों का एक ही अगर आता था तो सबके ब्लू पैंट और ग्रीन स्ट्राइप शर्ट, तो सबके बच्चों के लिए एक जैसा आता था। बिकॉज डेमोक्रेसी इन स्मॉलर सिटीज एंड इन स्मॉलर टाउन्स इन ए गरीब परिवार इज वेरी मच प्रिवलेंट। ऐसा नहीं कि इसके लिए टेरिकॉट का कपड़ा ला दिया, इसके लिए खद्दर का ला दिया। सो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं कैसे कुछ बनूं कि मेरी एक अलग से पहचान है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, नाउ आई लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट, कि मैंने अपने प्रिंसिपल की, टीचर्स की, फादर्स की, मेरे चाचा ताए की, उनकी नकल उतारनी शुरू कर दी कि ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे चलते हैं, ये ऐसे बात करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो मेरी एक पहचान बन गई, अरे उस लड़के को बुलाओ जो लोगों की नकल उतारता है। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट स्टिल failure was always there. Then what my Dadaji did about my being poor, my father, who was just a clerk in the forest department, he took away the fear of failure from me. 9th standard में था मैं, तो 9th standard में आपके अभी भी होता होगा, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है तो आपको अपने पेरेंट्स से साइन करा के ले जानी होती है। ऐसा होता है अभी भी? Yes, sir. आप लोग शायद रिपोर्ट कार्ड घर ले जाते ही नहीं, ऐसा तभी बोल नहीं रहे जोर से, तो एटलीस्ट हमको करना पड़ता था। तो मैं ये मौका देखता था कि मैं तब अपने पिताजी से रिपोर्ट कार्ड साइन कराऊं जब वो जल्दी में हो, ताकि वो पढ़े ना। तो एक दिन मैंने उनको रिपोर्ट कार्ड दी, तो अपने स्टोर के इंचार्ज थे, वो थोड़ा उनको भूल गए, तो उन्होंने वो स्टोर की चाबी चुनी और फिर मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा। बोला हैं तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ पापा। स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। फिर मुझे लगा अब मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ कहेंगे, तो एक लंबा पॉज लेने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात का टेंशन रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। वो अगर सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन आ गया। लेकिन जो 59th आता है वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 24th आ सकता है। एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 48th आ जाना। एंड देन ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ही सेड रिमेंबर
फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। तो अगर 14 साल के बच्चे का एक उसके खुद के फादर ये डर निकाल दें कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन, तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती है। बट दैट्स नॉट द केस इन टुडेज टाइम। फेलियर, पेरेंट्स सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं फेलियर के लिए। ये सब चीजें, मैं कोई ऐसी ज्ञान की बातें यहां पर किसी और की लाइफ से नहीं कर सकता। मैं आपके साथ वही बातें कर सकता हूं जो मुझे आती हैं, द थिंग्स दैट आई अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। So I am, as I told you, I am a sum total of my failures. अब आप लोग कहते हैं कि जी एक्टर जो है वो बचपन से बनता है, उसके अंदर से एक्टिंग होती है, यू आर बॉर्न एक्टर, ये सब बकवास है। आप इस बात को तो मानते हैं कि मैंने अच्छी एक्टिंग करता हूं, मैं मानते हैं कि नहीं? थैंक गॉड, ताली भी नहीं मारता। तो भैया जी कहाँ जा रहे हो आप? हेलो, कहाँ जा रहे हो अभी? हाँ? ओके, कम, पहले मैं तब तक रुक जाता हूँ। ये कहाँ जा? इन्होंने लास्ट मिनट पे अपना आंसर चेंज कर दिया। ये बाहर जा रहे थे। मैं भी ढीठ हूं, मैं भी पावर ऑफ फेलियर है ये। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सर ने बोला देगा। कहाँ जा रहे थे आप? Yes, I'm coming here because it was back in here. That's why I just wanted to see you closer. नजदीक से देखना चाहते हैं आप। स्वीट, मैं आपके साथ बैठ जाऊं? So, बोलते ना कि बॉर्न एक्टर है। मेरा अगर मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं एक्टिंग का, इट वॉज अ डिजास्टर, मेजर डिजास्टर। आई वॉज इन 5th ग्रेड। मैम आप अपने बच्चों को बताना चाहती है ना कि फेलियर के बारे में। ये देखिए, हिंदुस्तान का बेस्ट एक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, ये लीजिए। अभी मैं शोरील अपनी देख रहा था। बट फर्स्ट प्ले का एक्सपीरियंस, आई वॉज इन 5th ग्रेड। हमारी क्लास टीचर मिसेस बजाज ने एक प्ले चुना करने के लिए। प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला। बट आई वॉज वेरी थिन, I was so thin that I could see through a keyhole with both my eyes. बहुत ही पतला था। जब कोई तेज हवा चलती थी तो मेरी माँ जो है मेरा स्कूल बैग और भारी कर देती थी कि कहीं मैं उड़ता ना चला जाऊं। तो मुझे मिल गया पृथ्वीराज चौहान का रोल। और जो क्लास में सबसे हट्टा कट्टा लड़का था, नंद किशोर, उसको बन गया जयचंद का रोल, उसको मिल गया। नंद किशोर जो था वो एक दूध वाले का बेटा था, अच्छा मोटा ताजा। साइज में मैं 3 गुना पतला था, वो साइज में बड़ा था। और पृथ्वीराज चौहान की कहानी कुछ ऐसी थी प्ले में कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन से प्यार हो जाता है संयुक्ता से, और उसको प्ले में पाने के लिए मुझे जयचंद को 3 बार गिराना पड़ता था। उसका नाम था नंद किशोर, जो निक नेम था उसका नंदू। तो नाटक जब खड़ा हो गया तो मेरे शुरू हो गया तो पर्दा वर्दा उठा। तो मेरे फादर हमेशा 8th रो में बैठे, और मेरे फादर का फर्स्ट प्ले का एक्सप्रेशन और उनकी लास्ट फिल्म जो उन्होंने मेरी देखी थी उनकी मृत्यु से पहले, सेम था। मेरा बेटा, क्या बात है। तो उसी एक्सप्रेशन के साथ वो बैठे थे। तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि प्ले के एंड में क्या होता है। मैंने उनको कहा था कि पापा मैं जीत जाता हूं एंड में, मैं उसको 3 बार गिराता हूं नंदू को। तो मेरा डायलॉग था, चला जाना बकवास कर तू। ऐसे मुझे तलवार घुमानी थी और चला जा बकवास कर तू, मुझे नंदू को गिराना था। तो पहली बार मैंने बोला चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर गया। दूसरी बार बोला चला जाना बकवास कर तू, नंदू गिर गया। तीसरी बार जब मैंने बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा और बोला, नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा। नंदू पलटा, और सडनली ऑडियंस में से मैंने पहली बार सुना लोग कर रहे हैं नंदू, और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर मेरे फादर की गोद में फेंक दिया। तो मुझे लगा चलो अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा मेन रोल था, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिलेगा। तो अनाउंस होना शुरू हुआ, बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू, किसी और प्ले को मिला, किसी और एक्टर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मैं फिर खड़ा हो गया,
मेरे पिताजी ने कहा ठीक है खड़ा रहे। तो फिर वो किसी और को मिल गया। फिर मैंने कहा लगा आप मुझे कंसोलेशन प्राइज गो टू, वो नंद किशोर को मिला। तो मैं बड़ा उदास अपने कमरे में बैठा था, मतलब वो छोटे से कमरे में साइड में। तो जब जॉइंट फैमिली में आप रहते हैं और अगर कोई बच्चा फेलियर को एनकाउंटर करता है तो बाकी लोग उसकी तरफ देखते नहीं है, क्योंकि दे डोंट वांट टू एम्बैरेस हिम। तो कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था और ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे फादर घर के बाहर से जंगली पीले फूलों का एक गुच्छा लेकर आए और मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दिया और बोला बेटा ये रख, ये हारने के लिए नहीं है, ट्राई करने के लिए है। तो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट अवार्ड दैट माय फादर कुड गिव मी। सो दिस होल थिंग अबाउट कि एक्टर्स बॉर्न होते हैं, ये सब बकवास बिल्कुल भी नहीं। दूसरा एक और, आई कीप गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ फेलियर सो दैट यू गेट दिस आउट ऑफ योर सिस्टम दैट रिमेंबर फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। वी आर टू स्केयर्ड ऑफ फेलियर टुडेज टाइम। You're always trying to, somebody is trying to make you feel that somebody is doing better than you. आजकल के माहौल में तो आजकल we are in the world of social media. Somebody has more followers than you are, then somebody is doing better than you. Somebody is so this you are always frightened, and more than you, people who are more frightened than you are your parents. You know the disasters that you happen in your life later on become the stories of your life. तब मुझे लगता था यार कैसे टीचर हैं, क्या करते हैं, बट टुडे आई एम रिमेम्बरिंग दैट टीचर। उनका नाम जयराम सर था। हमारे एक और टीचर थे हिंदी के, साइंस के थे, हरदर्शन सर थे, थोड़े मोटे थे। वो क्लास में आते ही बोलते थे जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता। याद है या नहीं याद है मैं बोल देता जी याद नहीं है और चुपचाप 4 डंडे खा लेता। तो स्कूल के जमाने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित करते हैं। इन हरदर्शन सर का सपना था इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का। तो हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी प्ले डायरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट कहां से आएंगे। तो एक साल क्या हुआ कि हमारे आसपास के 5-6 इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो उन्होंने हमारा हिंदी मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया। उन्होंने एक प्ले चुना मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का। और चूंकि मैं बड़ा चमचा किस्म का स्टूडेंट था, रिहर्सल में समोसे और चाय वगैरह लेकर जाता था, उस इंग्लिश प्ले में मुझे भी एक रोल मिला छोटा सा, क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। मेरा सीन था कि मुझे चार्जेस की लाइन पढ़नी थी। जज बोलता है चार्जेस अगेंस्ट, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। तुझे उन 4 लाइनें की चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज। ड्रेस रिहर्सल में मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर चढ़ के बोले इसको प्ले से निकालो जी, कल हमारे स्कूल के डिप्टी कमिश्नर आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, ये तो 8 लाइनों में 27 गलतियां करता है, इसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती। तो मैंने हरदर्शन सर के पांव पकड़ लिए। मैंने कहा सर मुझे प्ले से बाहर मत निकालो, मैंने तो अपने घर वालों को, अपने पिताजी को, माताजी को बुला लिया है। तो उन दिनों स्टूडेंट के गिड़गिड़ाने से टीचर का दिल पिघल जाता था। तो हरदर्शन सर ने प्रिंसिपल साहब को कहा जी बड़ा अच्छा लड़का है, इसको प्ले से नहीं निकालते, एक काम करते हैं इसके सारे डायलॉग जज को दे देते हैं, जज अपने आप ही बोल देगा चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, और तू चुप रहना, यू आर इन द प्ले, तू मुंडी लगा रहना। नेक्स्ट डे नाटक शुरू हो गया। फिर 8th रो में मेरे फादर बैठे हुए, मेरा बेटा मैं तो रिलैक्स था, मैं तो मुंडी हिला रहा था। सडनली मैंने सुना जज कह रहा है क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। Now read out the charges. Teacher said that yesterday. Clerk of the court, I want you to read out the charges in English. Now read out the charges. Principal said that yesterday, 8 line 27 mistakes. I want you to read out the charges. फिर मैंने विंग्स में देखा हरदर्शन सर कर रहे थे, मैंने कहा पढ़ दूं? ओके। मेरे पास तो पेपर भी नहीं था जिसमें चार्जेस लिखे हुए थे।
मैं फिर शुरू हो गया, मैंने कहा यू साला शायलाफ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ यार, ही इज रेडी टू गिव यू मनी, यू वांट पाउंड ऑफ फ्लेश, जूता उठा के मारूंगा तेरे सिर पे मैं। और मैंने नोट किया कि मेरे एक एक डायलॉग पे पूरा ऑडियंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। सबसे ज्यादा मेरे पिताजी हंस रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे कि मेरा बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज्यादा अपलॉज लेने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। मेरे चार्जेस सुनकर खुद विलियम शेक्सपियर कब्र से बाहर आ गए और बोले हिंदी मीडियम बॉय थौ शैल नॉट स्टॉप। रात को पिताजी बड़े खुश थे। फिर वो पीले फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, बोले दिस इज नॉट फॉर नॉट विनिंग बट दिस इज फॉर ट्राइंग। सो when you celebrate failure, it's the greatest feeling. Success is one dimensional. जी फर्स्ट आया, उसके बाद सेकंड आया, अरे इस बार फर्स्ट नहीं आया भाई। Failure has multiple dimensions, purposes, multiple dimensions. If failure happens to you, you think कि नहीं यार अभी कुछ मेहनत करूंगा, मैं इस बार सीए वाला एग्जाम पास नहीं कर सका, मैं आईएएस आईपीएस या मैं कुछ भी। स्पोर्ट्स पर्सन कभी नहीं सोचता ये दिस लग्जरी, समटाइम्स ओनली द एक्टर्स हैव दिस लग्जरी। नहीं यार, सब पहले सब पिक्चर है। स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कैसे दौड़ते रहते हैं, कैसे रोज प्रैक्टिस करते हैं। दैट डजंट मीन दैट they don't want to be successful, they don't want to win gold, but वो डायमेंशन ही नहीं है। आजकल खासकर आजकल आपको कॉन्स्टेंटली इस बात का एहसास कराया जाता है। वी ऑलवेज पुट, हैव यू एवर सीन अ सैड फेस ऑन इंस्टाग्राम ऑफ एनीबडी? वेरी रेयरली। In fact, if you see a sad face of somebody, you just flip it through. You have constantly looked, including me. Sometimes I start watching a reel, and then I go on. It's like an addiction. Go on. What I did after I finished my graduation in third class, 38% marks, never more than that. Then I went to drama school. Then I passed out drama school. And when I landed in Mumbai after being the gold medalist in a drama school on the 3rd of June 1981, I thought I will conquer Mumbai like nobody's business. क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे सब पता है, मुझे एक्टिंग आती है, मैं एंटन चेखव के प्लेस पढ़ चुका हूँ, मैं लॉरेंस ओलिवर के बारे में जानता हूँ, मैं मार्लन ब्रैंडो के बारे में जानता हूँ, मुझे सब पता है। हिंदुस्तानी थिएटर कहाँ से शुरू हुआ, राग के बारे में पता है, शेक्सपियर के बारे में पता है, बर्टोल्ड ब्रेख्ट के बारे में पता है, मगर मेरे बाल नहीं थे। When I landed in this thing, ये तो बड़ी dignified bald look है, पर जब आपके नए नए बाल जाते हैं तो आधे यहाँ से जाते हैं, आधे यहाँ से जाते हैं। तो जिस भी ऑफिस में जाता था मैं काम मांगने, कहते थे जी बाल नहीं, आप हीरो बनने आए। मगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नहीं जी, गोल्ड मेडलिस्ट है, आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप एक काम करिए, ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। ये क्या लॉजिक हुआ कि असिस्टेंट डायरेक्टर के बाल नहीं होने चाहिए या राइटर के बाल नहीं होने चाहिए? तो मैं बहुत सारे ऑफिस में जाता था। धीरे धीरे जो पैसे मैंने थोड़े इकट्ठे किए थे, दे गॉट ओवर। और जितने भी लोगों के घर जाता था मैं खाना खाने, दे ऑल्सो गॉट एग्जॉस्टेड। सो दे सेड, तो दूर से देख के दरवाजा बंद कर लेते थे। नॉट देयर फॉल्ट, दे वर वंडरफुल पीपल, दे गेव मी फूड, दे गेव मी शेल्टर। देन a time came when I had no alternate but to sleep on a railway platform because I had no place to go. अभी ये स्टोरीज बड़ी आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। अरे भाई ये सत्य है। बैंड्रा ईस्ट, a bench for 27 days, but I was not indulging in self pity. I was saying यार ये स्टोरी मैं आगे जाके लोगों को सुनाऊंगा कि मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था। बट तकलीफ तो होती है। when you are an educated person, when you are a gold medalist, you are an educated person, तो lack of dignity जो है, disrespect जो है वो डबल होती है। आप पढ़े लिखे ना हो तो आपको बेइज्जती का एहसास ज्यादा नहीं होता है, मगर आप पढ़े लिखे हैं and the only thing you have a physical, according to them, a disability,
of having no hair, you feel very sad. उन दिनों मैं चिट्ठियाँ, उन दिनों तो खत लिखते थे, आजकल तो खत नहीं होते। तो इनलैंड लेटर मैंने अपने दादाजी को खत लिखा और मैंने उनको लिखा कि दादाजी ये क्या जीवन है, मैं यहाँ पर पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट आया हूँ और मैं यहाँ पर आके ये देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ। मैं 1:30 बजे सोने जाता हूँ बेंच पर और 4:40 पर उठ जाना पड़ता है, बिकॉज 1:30 बजे लास्ट ट्रेन निकलती है और 4:40 पे नई लोकल ट्रेन शुरू हो जाती है। ये क्या है? मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं शिमला चला जाना चाहता हूँ, दिल्ली, लखनऊ, कहीं, मैं यहाँ बॉम्बे में नहीं रह सकता। तो दादाजी ने एक खत लिखा, वो खत किरण के घर पे आता था, शी वॉज माई फ्रेंड दोज डेज। तो उस खत की एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। वो खत में उन्होंने लिखा कि बेटा तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने भी बड़ी मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ाया है, लिखाया है अपने घर की चीज़ें बेचकर, तो अभी तू इतने दिन 1.5 साल रह लिया है बॉम्बे में, और रुक जा, और याद रख भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। ये पढ़ा, मैंने कहा है ये बात तो सही है, मैं तो ऑलरेडी भीगा हूं, अब मुझे बारिश क्या भिगाएगी। फिर मैं शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जो लोग फेलियर सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग इस बात से अपसेट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, जो तकलीफ वाले दिन होते हैं, कि वो डिप्रेस नहीं होते, तकलीफ नहीं होती, होती है, लेकिन नॉट गिविंग अप इज द मंत्रा, कि आई विल नॉट गिव अप, छोड़ूंगा नहीं। तो और नाम याद रखता था, ये फलाने के असिस्टेंट ने बोला कि अरे यार तेरा कुछ नहीं होगा, जाना यार। एक नटराज स्टूडियो में एक असिस्टेंट, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनके पास मैं गया था, बहुत आई वॉज इन ए बैड शेप। वो घर, उस छोटा सा जो घर था उसमें से सामान निकाल कर बाहर रख दिया था और बोला था कि शाम तक अगर नहीं लेके आओगे पैसे तो ये बाहर ही पड़ा था। बारिश पड़ती थी मुंबई में। उसने कहा जाना यार, तू राइटर बनना। तो मैंने सोच लिया कि जब मैं कुछ बनूंगा मैं इस आदमी को कुछ ना कुछ जरूर सबक सिखाऊंगा। एंड आयरनी इज when I became somebody and I went to that theater, that studio, and I met the same man, I felt bad for him. I suddenly hugged him because he was still an assistant and there was no sense of triumph in me. फिर मुझे करते कराते सारांश मिली। For a 28-year-old boy to do a 65-year-old man's role. आप में से सारांश काफी लोगों ने देखी है, देखिए, आप जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना। ऐसा लगता है पुराने जन्म की फिल्म है, बड़ी अच्छी फिल्म है, कॉन्टेम्परेरी फिल्म है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा। इफी में जब गई थी, मैं पहली बार सारांश के लिए गया था इफी में 1984 में दिल्ली में। तो मैं बड़ा खुश था कि हम पार्ट, आई हैव बीन अटेंडिंग इफी फॉर द लास्ट 40 years, दैट मीन्स। सो यस, तो 6 महीने तक मैं उसकी रिहर्सल करता रहा, हाउ टू बी एन ओल्ड मैन, हाउ टू बी। इट वॉज द स्टोरी ऑफ ए फादर whose only son dies in New York in a senseless violence. ये स्टोरी थी। और पर मैं ना शादीशुदा था, बच्चे का तो सवाल ही नहीं होता। बट मैं बड़ा खुश था कि मैं, ये बड़ा कमाल का रोल है, जिंदगी भर मुझे याद रहेगा या लोगों को भी याद रहेगा। 6 महीने तक मैं उसकी रिहर्सल करता रहा। आई यूज्ड टू गो टू शिवाजी पार्क टू सी हाउ ओल्ड पीपल बिहेव। धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, अपने बेटे की तस्वीर निकालता था, उसको आंखों से लगाता था, अंदर रखता था। और 1 जनवरी 1984 को उसकी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी और 20 दिसंबर 1983 को मेरे उस छोटे से कमरे में एक दोस्त मेरा आया और उसने बोला, यार मैंने कल एक अफवाह सुनी है राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में कि तू वो मेन रोल नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा है, मैं तो 6 महीने से उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ। कहता हाँ मैंने सुना तू नहीं कर रहा है, उसका वो उन्होंने संजीव कुमार को ले लिया है। संजीव कुमार वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं बड़ा दंग रह गया। मैं साथ वाले राशन की दुकान में गया और मैंने भट्ट साहब को फ़ोन लगाया, महेश भट्ट साहब को, जो कि उस फिल्म के डायरेक्टर थे। मैंने कहा भट्ट साहब, ये मैंने अफवाह सुनी है कि मैं वो रोल नहीं कर रहा हूँ। तो बड़े कैजुअली बोले, हाँ अनुपम, वो
Rajshri people do not want a newcomer because it's too much of money, so they have taken Sanjeev Kumar. You don't worry, you do the other old man's role. I was shocked. I said, कितनी कैजुअली इन्होंने बोल दिया कि तुम वो रोल नहीं कर रहे हो, तो दूसरे बूढ़े का रोल कर रहे। तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैंने डिसाइड कर लिया अब तो मैं इस सिटी में नहीं रहने वाला। लेकिन जब मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ तो मुझे मेरे दादाजी की फिर एक बात याद आई कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। फिर आप बराबर क्यों ना, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए ही नहीं, तो हम बराबर के हैं। मैं इस बात का मोहताज ही नहीं हूं कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो हम बराबर के हैं। अब मुझे लगा कि भट्ट साहब को तो अब मुझे भट्ट साहब से तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया और बोलते हैं दूसरे बूढ़े का रोल कर दो। अब मैं इनको जाके इनके घर पे बोलना चाहता हूं कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूं। मैं उनके घर गया, मैं उनके 6th फ्लोर पे पहुंचा और भट्ट साहब ने दरवाजा खोला और बोले, अरे दिस इज वेरी सपोर्टिंग यार ऑफ यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड द संजीव कुमार इज ए बिग स्टार एंड यू आर न्यू कमर, इनफैक्ट बोथ ऑफ यू फ्रॉम थिएटर, यू विल क्रिएट मैजिक। वो छोटा रोल है मगर कोई बात नहीं, तू नजर तो जरूर आएगा। मैंने कहा 1 मिनट भट्ट साहब। मैं उनको उनके घर की खिड़की के पास ले गया। मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, उसमें मेरा सारा सामान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, शिमला, लखनऊ, दिल्ली, कहीं भी चला जाऊँगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितने बड़े चीट हैं। और मैं रो रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं रो रहा था, बिलख रहा था, गुस्से से कह रहा था। मैंने कहा आप 6 महीने से मैं इस रोल की रिहर्सल कर रहा हूं, अब आप मुझे बोलते हैं कि दूसरा रोल कर लेगा। मैंने कहा मैं संजीव कुमार साहब बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन ये रोल मुझसे बेटर वो नहीं कर सकते हैं। जब आदमी गुस्से में होता है तो वो सोचता है कि क्लाइमैक्स में कोई अच्छी लाइन बोले। मेरे जहन में वो क्लाइमैक्स में अच्छी लाइन आ ही नहीं रही थी। आप फ्रॉड हैं, आप धोखेबाज हैं, आपने मुझे तकलीफ दिया, परेशान दिया है, और मैं आप संजीव कुमार मुझसे बेटर ये रोल नहीं कर सकते, आपसे बेटर तो मनमोहन देसाई हैं, प्रकाश मेहरा हैं, बोलते हैं एक सीन है करोगे आप, और मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। और मेरी पूरी कोशिश थी कि हाथ से कुछ चिंगारियां निकल जाए, और ये क्या कि मैं वहां से निकल गया। जब मैं नीचे टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब ऊपर से चिल्लाए, और ऊपर आ जा। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं हंस के बता रहा हूं ये कहानी, पर जब हो रही थी तो बहुत तकलीफ वाली थी। तो अरे ऊपर आ जा। फिर मैं ऊपर चढ़ा, फिर मैं ऊपर पहुंचा, फिर उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में फोन किया और उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने जो भी सीन किया मेरे सामने, इसके बाद तो मैं ये फिल्म इसी के साथ बनाऊंगा। रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर मैं सीधा रेलवे स्टेशन हो गया तो और कोई खड़ा होता है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So what I'm, or also this is another lesson to learn that if you have something against somebody or if you want to say something, आपको अपने मन की बात बोल देनी चाहिए। You never know where it will get results. That doesn't mean आप सबको श्राप देते फिरो बिना किसी बात के। Again, failure. First of all, I would have not gone to his place, but I said अब तो कुछ चाहिए नहीं। Now see the magic of joint families. I'm constantly talking to you. फिर मेरे दादाजी ने कहा, फिर मेरे दादाजी ने चिट्ठी में लिखा, फिर मेरे पिताजी ने समझाया। That was the magic of joint family. I understand today nuclear family is important because दोनों पेरेंट्स को जो है कमाना होता है, मगर हम घर वालों की क्या, बुजुर्गों की बात सुनते हैं? मेरे दादाजी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे जिंदगी में मैं बहुत अप्लाई करता हूं। डोंट गो थ्रू ए प्रॉब्लम ट्वाइस, वंस बाय थिंकिंग अबाउट इट, वंस बाय गोइंग थ्रू। एक ही बार जाओ ना प्रॉब्लम जब आना होगा। तो उसके बाद पिछले 40 सालों में ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस देखी है, उतार चढ़ाव आए हैं, बट आई नेवर हैव गिवन अप। ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ हम आपके हैं कौन, एक दिन मैं मेरे दोस्त अनिल कपूर के यहाँ खाना खा रहा था। सडनली उनकी वाइफ ने मुझसे कहा कि अनुपम, यू आर नॉट ब्लिंकिंग फ्रॉम वन आई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या। तो दूसरे दिन जब मैं ब्रश कर रहा था तो मैंने देखा पानी अपने आप ही जो है मेरे होंठों से ऐसे निकल रहा है। फिर मैं यश जी के पास गया, यश चोपड़ा जी के पास। यश जी ने कहा कि, मैंने कहा यश जी कल से मेरा चेहरा कुछ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा
तो उन्होंने कहा तू डॉक्टर को दिखा। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर सिंगल से, डॉक्टर होटल अपना मुंबई में। इमरजेंसी आ गई, सब ठीक है, चल रहा है, सब ठीक है, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू, वेरी गुड, सब ठीक है। सो बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास भेज दिया, डॉक्टर सिंगल के पास। डॉक्टर सिंगल ने मुझे कहा मिस्टर खेर लीव एवरीथिंग फॉर 2 months, यू हैव फेशियल पैरालिसिस। उसका बड़ा फैंसी नेम भी होता है, बेल्स पैल्सी बोलते हैं उसको, बट बेसिकली फेशियल पैरालिसिस मीन्स आपका जो मुंह टेढ़ा हो जाता है। पूरे शरीर का तो ऐसे होता है, बट अगर सिर्फ चेहरे का हो। उन्होंने कहा लीव एवरीथिंग फॉर 2 months एंड स्टार्ट दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड फिजियोथेरेपी वगैरह। आप 2 महीने तक कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक्टर्स के थोड़ा सा पिंपल भी निकल आता है तो शूटिंग कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज फेस। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने सोचा आज अगर मैं घर वापस चला गया और 2 महीने तक मैंने काम नहीं किया तो मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा डर कर, कुछ मुझे हो जाएगा मैं सब कुछ कैंसिल कर दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, ड्राइवर को बोला फिल्मिस्तान स्टूडियो ले चलो, हम आपके हैं कौन की वो वाला सीक्वेंस चल रहा था जिसमें हम आपके यहाँ हैं कौन, देखिए आप, थैंक गॉड। नहीं तो ऐसा लग रहा है पुराने जमाने का कोई एक्टर हूँ। नहीं, अभी आगे की फिल्म में बहुत अच्छी बताता हूँ। तो उन्होंने अपना सब सलमान एंड माधुरी जी और सूरज बरजात्या सबको मैंने इकट्ठा किया। तो उनको लगा कि मैं कुछ ऐसे कुछ बात कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ नया इंटरप्रिटेशन ढूंढा फिल्म करने के लिए, सीन करने के लिए। तो मैंने सूरज जी से कहा, मैंने कहा सूरज जी मेरे को फेशियल पैरालिसिस हो गया है, बट आई एम रेडी टू शूट, आई डोंट वांट टू स्टे एट होम फॉर 2 months। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम सेट खड़ा रखेंगे आप अनुपम जी, आप अपनी तबीयत का। मैंने कहा नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई एम फाइन। तो फिर उन्होंने वो सीन जो था वो चेंज कर दिया एंड दे मेड इट इनटू धर्मेंद्र का वो जो मौसी मौसी वाला सीन। आज भी अगर आप हम आपके हैं कौन देखते हैं देखेंगे तो उसमें मेरा एक भी क्लोजअप नहीं है उस सीन में। उस सीन में सब बड़े लॉन्ग शॉट्स हैं। What I'm again trying to tell you, life is about attitude. What is your attitude towards life? You don't give up. You always stand up. I became bankrupt in 2002, almost, because मेरे को ये टीवी टाइकून बनने का शौक चल रहा है कि अब तो मैं सक्सेसफुल एक्टर हो गया हूँ। Now I should open my own studio under the name of Anupam Kher Studio. मैंने पैसे उधार ले लिए। हमारे पूरे खानदान में 100 साल के खेर खानदान में किसी ने 10,000 रुपये साथ में देखे ही नहीं थे। और अब मैं पैसा कमा रहा था, मैंने उधार लिया, सूद पे उधार लिया। और एक दिन मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट आके बोला आपका घर और ऑफिस दोनों गिरवी है, आपके पास सिर्फ 4,000 रुपया है। इट इज एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू डू अ प्ले ऑन माई लाइफ कॉल्ड कुछ भी हो सकता है। एंड दैट प्ले वॉज अबाउट माई फेलियर्स, अबाउट माई डिजास्टर्स, about what did not work in my life. And that play, which was about my failures, disasters and what did not work in my life, has given me maximum money, not the films has also given. Because you're all individuals. यहाँ जितने भी लोग हैं सब individuals हैं। हम जब भीड़ में बैठते हैं तो हम सेफ महसूस करते हैं। जब भीड़ से अलग होते हैं तो हमको डर लगता है। पर जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो आप लीडर होते हैं, जब आप भीड़ में होते हैं तो आप क्राउड होते हैं। बिकॉज गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस और ऑलमाइटी, whosoever that is, she, he, etc. They have made us special. Because उसका जीता जागता उदाहरण क्या है? Why do you think that he or she has made you special? Because आपका फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता है। इसका मतलब आप स्पेशल हैं। फिर हम जिंदगी को अपने आप को मीडियोकर बनाने देते हैं, हमारे एटीट्यूड से, हमारे हालात से, हमारे जज्बात से। बट ऑल ऑफ अस आर स्पेशल। ऑल ऑफ अस, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। आई विल मेक माई सेल्फ अनकंफर्टेबल because I want to learn something. I always make myself uncomfortable. There's a film of mine which released last month or last week, I think, Vijay 69.
विच इज़ अ वेरी फाइन फिल्म, इट्स ऑन नेटफ्लिक्स। उसमें एक ऐसे आदमी की कहानी थी 69 ईयर्स ओल्ड, जो ट्रायथलॉन में भाग लेना चाहता है। जो ट्रायथलॉन का मतलब है कि 1.5 किलोमीटर तैरना है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है और 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो मेरे को तैरना नहीं आता था, तो मैंने डायरेक्टर को कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। उसने कहा कोई बात नहीं जी, हम आपके डुप्लीकेट से कर लें। फिर मुझे लगा कि मैं ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जो ट्रायथलॉन पर है और मैं उसको कह रहा हूँ कि तू डुप्लीकेट से कराना। I went and learned swimming at the age of 68. आपको अपनी काबिलियत या आपकी क्षमता या आपकी कैपेबिलिटी का एहसास तभी होता है when you put yourself in that situation. मीडियोकर लोग जो होते हैं वो हमेशा मीडियम पास लेते हैं बिकॉज इट्स कंफर्टेबल, कि मुझे तो इतना ही आता है। जो मीडियोकर लोग हैं, none of us are mediocre. I told you I was born in a very poor family. I told you that I did not have money, I did not have any special talent, I did not have anything going for me. I was bad at studies, bad at sports, did not do anything, but I did not have the loser's attitude, and which is giving up. अभी भी I don't. Everybody asks me, अरे जी आपने how can you do, how can you write books and how can you, because I always remember my father said failure is an event, never a person. So I don't have anything to worry about. मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाता हूँ आपके अपने 10th grade का। बड़ा this I will, after this I'll close down and then I'll take questions, but this is a very interesting story. शिमला में हम 14 लोगों का परिवार था और शिमला में एक, तो 14 लोग हम 6 महीने में एक बार 4 लोग, जो मैं, मेरे फादर, मेरा ब्रदर और मेरी मदर, हम एक बड़े पॉश से रेस्टोरेंट में जाते थे जिसका नाम था अल्फा रेस्टोरेंट। माल रोड पर है शिमला में, मेन रोड पे अल्फा रेस्टोरेंट। हर शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ मिडिल क्लास वाले उनको लगता है ये बड़ा स्पेशल रेस्टोरेंट है। हमारे लिए वो मिडिल क्लास लोगों के लिए अल्फा था। वो 6 महीने में हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिन होता था। वो दिवाली से बड़ा दिन होता था, होली से बड़ा दिन होता था, क्रिसमस, बिकॉज हम 4 लोग, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई और मैं एक साथ बैठते थे। कोई ऐसा नहीं कि हम कमाल की बातें करते थे। और पिताजी जो थे वो 3 चीज़ें मंगवाते थे, मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी। हम सब लोग वो खाते थे और पीते थे। और फिर जब बिल आता था तो 50 पैसे मेरे पिताजी उसमें टिप देते थे। ये एक पहलू है कहानी का। अभी हम 2 महीने पहले अल्फा जा चुके थे। अब मुझे पता था कि अब 4 महीने बाद हमें अल्फा जाना है। दूसरा पहलू ये है कि शिमला में जब आप 10th में बोर्ड का एग्जाम देते थे तो आपको 11th में प्रमोट कर दिया जाता था। 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। अगर आप फेल हो गए तो फिर वापस आपको 10वीं क्लास में डाल देते थे। वो बड़ा बेइज्जती वाला एहसास होता था कि 2 महीने आप 11th में बैठे और फिर आप वापस 10th में आ गए। एक दिन मैं अपनी क्लासरूम में बैठा था, 3 बजे करीब मेरे पिताजी आए और बाहर से बोले आजा। तो बाहर मैंने कहा क्या पापा? कहते चल छुट्टी करते हैं। मैंने कमाल है, पिताजी छुट्टी कर रहे हैं। तो जब हम मेन रोड पे आए तो उन्होंने कहा कुछ खाएगा, कुछ पिएगा? तो मैंने सोचा कि अल्फा तो बोल नहीं सकता, वहाँ तो 2 महीने पहले गए थे, वहाँ तो 4 महीने बाद जाना है। तो मैंने कहा हम उधर चलते हैं, नथु स्वीट्स। कहते नहीं अल्फा चलेगा। मैंने कहा अभी तो वहाँ तो 2 महीने पहले गए थे, बाद। कहता नहीं चलो चलते हैं। जब हम वहाँ गए तो मुझे लगा ये तीनों चीज़ें तो मंगवाएंगे नहीं, शायद एक चीज़ मंगवाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने लिए भी और मेरे लिए भी पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफ़ी मंगाई। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा जी आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आपकी प्रमोशन हो गई है, आपकी लॉटरी निकली है, ये आप क्या कर रहे हो? कहते नहीं खाओ 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 बेटा। फिर मैंने खाया। तो जब मेरा बिल लेकर आया तो 50 पैसे की जगह उन्होंने 1 रुपया टिप दिया। अब मैं थोड़ा परेशान। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? कहते नहीं मैं एजुकेशन बोर्ड गया था, मैंने तेरा रिजल्ट पता किया, तू फेल हो गया है। मैंने कहा फेल हो गया है तो ये क्या कर रहे हो? कहता तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ ताकि जिंदगी में अगर कभी भी तू फेलियर का सामना कर सके तो हमेशा मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगा सकता है। So if you're not your parents, at least look at your parents from that point of view. They want to tell you, maybe your communication
Maybe your communication is more with your mobile phones than with your parents. But they have amazing things to tell you. वो कॉर्नर में बैठने वाले रिटायर्ड लोग नहीं हैं. मेरा एक बड़ा अच्छा डायलॉग है एक फिल्म में कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूं बेटा, जिंदगी से नहीं. वो कमाल की चीजें सिखा सकते हैं आपको. और प्रॉब्लम क्या है आज देयर इज नो सेंस ऑफ वंडर इन पीपल. सेंस ऑफ वंडर मतलब अरे क्या बात है. मैं आज भी सेंस ऑफ वंडर होता हूं कि ये फेस टाइम कैसे हो जाता है यार. हैं? I come from a generation, though I don't feel there is any generation gap between me and people of today's generation because my mind is very sharp. But I have a sense of wonder. Today, the communication is almost restricted to emojis. We don't smile, emoji. We don't hug, emoji. Angry. And for any answer, we have Google. But Google can give you information. Knowledge comes from living life. Thank you. सारांश का जो आपका एक्टिंग है, हम आपके कौन का है और गोविंद का साथ जो भी फिल्म है, वेडनेसडे फिल्म है, जो भी आपका किरदार रहता है, एक डायलॉग के बाद आपका और जो डायरेक्टर का ऐसे ही करना है, मैनर ऐसे ही होना है, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है क्या? क्योंकि हम आपके अकाउंट में जब वो आपका संधि आते हैं, आपको अचानक आ जाता है, इसलिए आप बैठते हैं, आपका बीवी वो शाल निकालने के लिए बोलते हैं, आप तुरंत बोलते हैं चलता है. मतलब ऐसा नेचुरल एक्टिंग हो जाता है. मुझे लगता है इसको बारे में भी आप डिस्कस करके ऐसी होता है, ऐसा शूट होता है क्या? दूसरी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मुझे भी शाप दीजिए थोड़ा मोटापा कम होने के लिए. थैंक यू. नहीं मैं आपके दोनों सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. पहला सवाल तो ये है कि जो पढ़ा लिखा एक्टर होता है वो पहले दिन सेट पे समझ जाता है कि इस डायरेक्टर की सुननी है या नहीं सुननी है. मेरी माँ कहती है कि चावल गल गया या नहीं वो देखने के लिए आपको पूरे चावल नहीं देखने होते हैं, सिर्फ एक दाना देखना होता है ना. तो वो पता लग जाता है. बट once you know the character, especially the film that you mentioned, हम आपके हैं कौन, or you mentioned David Dhawan's films, or you mentioned Wednesday. David Dhawan आपको खुला छोड़ देते हैं, वो बेस्ट चीज करते हैं, अच्छे एक्टर्स को लेते हैं, आपकी सिचुएशन बताते हैं, पर फिर पढ़े लिखे होने का फायदा होता है. अगर मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता तो आप मुझसे ये सवाल ना पूछते. आपसे ये सवाल पूछवाना है मुझे, इसलिए मुझे अच्छी एक्टिंग करनी पड़ती है. दूसरी बात, मोटापे को कम करने के लिए आपको श्राप की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज की जरूरत है. एक्सरसाइज करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप रोज सुबह 3-4 किलोमीटर चलेंगे. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट द एज ऑफ 60. 9 years बैक आई डिसाइडेड. उससे पहले मुझे लगता था मेरे दिमाग के मसल काम करते हैं, बॉडी के मसल की क्या जरूरत है. फिर मुझे लगा कि अगर मैं नए किस्म का काम ढूंढना चाहता हूँ, नए किस्म का काम करना चाहता हूं, तो मुझे शारीरिक रूप से भी डिफरेंट लगना चाहिए. फिर मैंने चलना शुरू किया, व्यायाम करना शुरू किया, योगा शुरू किया, पर उसमें भी डिसिप्लिन की जरूरत है. यू कांट से गेट अप. हर रोज सुबह उठते तकलीफ होती है और सोचता है कि नहीं यार आज नहीं करूंगा, पर हर रोज अपने आप को बोलना पड़ता है नहीं आज तो करना ही पड़ेगा. तो डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ. आई थिंक डिसिप्लिन टीचेज यू मच मोर देन दैट. डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. आपने आज सब भरी सभा में प्रॉमिस कर दो कि अगले साल जब आप इफी में अगर मुझे बुलाया तो मैं यहीं पर होऊंगा और आपका वजन कम से कम 8 किलो कम होना चाहिए. आपको कसम है, बोलो मुझे कसम है. अपना आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको. हाँ जी सर. अरे आप लोग तो क्या दोस्ती पूरा मतलब एक ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हो क्या? हेलो सर, आप जब भी बात कर रहे थे, अभी फादर के बारे में बात कर रहे थे, बाद में ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे थे. जी जी. सो मेरा जो बेटा था जब 7th स्टैंडर्ड था वो कैशो बजाना शुरू किया था. मतलब प्ले वगैरह, बाद में लिखना शुरू किया इंग्लिश में पोएट्री वगैरह.
तो उसको ऐसा लगा कि मैं कुछ करेगा हाँ। 7th स्टैंडर्ड से। हाँ। जब 10th आया हमने बोला यार ठीक है अभी तो 10th आया तो सीरियस ले लो। उसके बाद 11th आया, 12th आया। 12th आते हमें लगा कि यार ये तो मतलब सिर्फ म्यूजिक उसको ऐसा लग रहा था कि मैं लाइफ में सिर्फ म्यूजिक के लिए मैं बनाऊँ ऐसा। तो मैं बोला यार अभी ठीक है हम तो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, अगर म्यूजिक में तुम एक अटेंड किया मतलब कितने लोग सक्सेस होंगे, बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं। अगर तुम उसके साथ में अगर एजुकेशन के लिए जाएगा तो उधर सक्सेस है थोड़ा तो सा। तुम मेरे जैसे बनोगे। तो बाद में उसको बोला, बाद में पीयूसी तो कंप्लीट हो गया सर। बाद में तो बिकॉज ऑफ माइंड मतलब मेरे लिए वो इंजीनियरिंग गया वो, लेकिन उसके माइंड में किधर तो है मेरा पापा ने मतलब मेरा कैशियो जो मतलब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने का जो स्वप्न सोचा था वो तो थोड़ा लैगिंग हुआ करके लगा होगा। वेदर आई मीन मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं गलत किया You are सही wrong. किया। यू आर रॉन्ग। ओके सर आई एग्री विथ यू सर, बट थैंक यू। सक्सेस रेट इज इट? नहीं, because you are making him think mediocre. So what? Suppose he tried music, you are being protective. You are being a protective father. Exactly, I agree with you sir. But was your father also protective towards you? No, Then why are you being protective? The case rests शायद on तो मैं us. उससे ज्यादा प्यार करता होगा। नहीं, ये सब ये प्यार व्यार के नाटक नहीं करने चाहिए। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपने बेटे को करने दीजिए कुछ, नहीं तो he will not also like you. If you want, not that he's not asking for an aeroplane, he's not asking for a khilona. You want to He's asking you to let him continue with his passion. Yes sir. So you are loving him very much, but because you're not letting him finish his passion, he's not even loving you back. Okay. What is important, don't lose out on your son. And he will find back his passion. कितने सारे लोग हैं जो हमारे स्कूल में, हमारे ड्रामा एक्टिंग स्कूल में आते हैं, जो डॉक्टर बने होते हैं, आईएएस ऑफिसर, मतलब आईएएस ऑफिसर तो आज तक कोई नहीं आया, माफी चाहता हूँ, मतलब और भी बहुत सारे लोग आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, अरे भाई तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम बैंकर हो, क्यों आए हो एक्टिंग सीखने? कहते जी हमने वो सब कर लिया जो हमारे माता पिता ने हमसे कहा था, अब हम वो करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। Yes sir, thank you. यस। हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार, मेरा नाम शांतनु सोनी है। मैं फिलहाल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। सर आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरा सवाल ये है सर, जब हम कौन से ईयर? सेकंड ईयर? सेकंड ईयर में सर, तो सर जब यहाँ पे आते हैं, सेकंड ईयर में आते आते एनएसडी में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था आपको सेकंड ईयर में। तो सर ड्रामा स्कूल में इतनी सारी मेथोडोलॉजी, इतनी आइडियोलॉजीज आती हैं कि ये स्टैनिस्लव्स्की है, ये ग्रोटोवस्की है, ये माइजनर है, ये सैनफोर्ड माइजनर, तो इतना मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक समझ में नहीं आता कि क्या कौन सी राह इख्तियार करें। जैसे ऐसा लगता है कि जब मैं पहले एक्टिंग करता था तो बस हाँ मिल गया। कंफ्यूजन हाँ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैरिटी। यू हैव टू बी कंफ्यूज्ड टू गेट ए क्लैरिटी। कोई बात नहीं, थोड़ा अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट सोल्यूशन चाहते हैं। Let your mind get confused. It's like doing a rehearsal of a play. आप पहले दिन से तो आप फाइनल परफॉर्मेंस नहीं देते ना, जो 40 दिन के बाद देनी होती। You learn your line, then you learn the blocking, then you start building the character. It's all right to be confused. It's all right to be lonely. I always say that it's all right to be lonely. It's all right to be sad. It's all right to be indulge in self-pity, because they are all creative things. It's okay. स्टैनिस्लव्स्की ने जो सिखाया, बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने जो सिखाया, नजर आना चाहिए जो आप एक्टिंग कर रहे हो। आप अंदर से कुछ भी सोच रहे हो। हमारी क्लास में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक हमारे क्लास फेलो थे, वो उनके चेहरे, वो उनको कोई भी एक्सरसाइज दे दो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो उनको बोलते थे, से हिज नेम इज सुरेश, सुरेश आपकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, एक्टिंग करके दिखा। मेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब आपकी माँ की डेथ हो गई है, माँ की डेथ हो गई। अरे राम, नहीं सॉरी, असली नाम लेने लगा था। अरे सुरेश क्या कर रहे हो? लाख रुपए की लॉटरी लगी है, 10 लाख की, यहाँ माता जी की डेथ हुई है, थोड़ा तो कहता जी यहाँ तो सब कुछ हो रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। सो मेथोडोलॉजी जो भी आप समझो, इफ यू आर एबल टू प्रूव, are able to deliver and able to perform, that is fine. It's all right. According to me, anybody who can lie can act. The more detailing you do, the better actor you become. Friends, ये मेरा सुनो, अभी रुको, अभी जो मेरे को रील पोस्ट करनी है,
वो उसमें मैं आपको ऐसा करना है जैसे मैंने कुछ कमाल का लेक्चर दिया था और आप पागल हो गए। One final question, sir. Sir. एक मिनट, कोई माइक पे बोल रहा है, कौन है? Sir, I have mic also. यस मैम, यस। Sir, when you spoke, you mentioned that your baldness, it was treated like a disability, right? So, through our not-for-profit, we have been organizing various filmmaking courses for persons with disabilities in partnership with FTII. So, there some of the course participants used to tell us they tried either in film industry or with other entertainment industry people, and their application was rejected purely because of their disability. So they lost their heart, but we are trying to encourage them to try in that field in spite of getting so many rejections. So I would like to hear a few words to encourage them. So I will share this video with them to tell that they should not give up in spite of getting so many rejections. So first of all, it speaks a lot about somebody's insensitivity who is behaving like that. He's an idiot, the person who is sort of saying that. Sudha Chandran, who has a wooden leg, is the greatest, most inspirational actress and dancer. There are so many inspirational people. The Paralympics is full of amazing people who do amazing things. I think, don't give up. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अभी तक कदम सुनो। सर, एक्टिंग के जंगल में शेर रहते हैं। रिकॉर्डिंग एक्टिंग अभी अभी आपके लिए लिखा है। हाँ जी, बताएं, पेश किया जाए। मैं सौरभ पांडे, IIMC अमरावती से हूँ। जी, कुछ शेर लिखा, उसके आगे खेर बोलने वाले हो, चलो बताओ। एक्टिंग के जंगल में शेर रहते हैं। दोबारा बोलिए, एक्टिंग के जंगल में शेर रहते हैं। एक्टिंग के जंगल में शेर रहते हैं। हाँ। सुना है उसे अनुपम खेर कहते हैं।